पावन पवित्र भूम रायदास बाबा के मंदिर में शुरुआत ग्राम सभा में हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पूर्व मंत्री एवं रमेश पांडे समाजवादी उत्तर प्रदेश सचिव, वकील यादव, सियाराम यादव और भैंसड़ा से परमदेव यादव जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व प्रधान आदरणीय झारी भाई और जिला युवा अध्यक्ष राजेश जी, वकील जी, संजय जी, हरिंदर यादव जी, गायक कलाकार आदरणीय रामप्रीत यादव जी और शेखनपुर के प्रधान आदरणीय धनई यादव जी और यहाँ की सम्मानित जनता। साथियों, हम लोग यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट बोल दूँ। हम लोग यहाँ आए हैं, 1 तारीख को मतदान होना है और इस बार का मतदान सिर्फ संविधान बचाने का मतदान होगा कि संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, देश में आम जनता कैसे जीवन जिएगी, इन सारे मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के और विशेष करके यह सरकार वर्तमान चाहती है कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हम लोग खत्म कर देंगे तो आम जनता जो बाप दादा के ज़माने में हम जो किया करते थे वही करेंगे, अधिकार हमारा समाप्त हो जाएगा। और मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, बोलवा दें। ये उत्तराखंड के हैं समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हरपाल जी, जरा इनको 2 मिनट बुलवा दीजिए। उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हरपाल जी, मैं चाहूँगा कि अपना वक्तव्य दें। आदरणीय हरपाल जी। मैं सबसे पहले कुर्मांचल की धरती को नमन करता हूं और यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के आदरणीय काशीनाथ यादव जी, आदरणीय पांडे जी और आदरणीय सभी समाजवादी पार्टी के हमारे पदाधिकारी, नेतागण और सम्मानित आदरणीय बुजुर्ग और युवा साथी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग पश्चिम से आए हैं। तो जो पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ था वो इतना चुनाव मतदान हुआ है समाजवादी पार्टी के पक्ष में कि बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत जो वरुण गांधी की सीट रही है, जो भाजपा की परंपरागत सीट रही है, वो भी समाजवादी पार्टी इस बार भारी मतों से जीतने जा रही है। क्योंकि जनता जो है महंगाई से, बेरोजगारी से, पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी हमारा युवा साथी जो होता है उधार लेकर के वो पेपर डालने जाता है और जब तक वो अपने घर वापस पहुंचता है तब तक सुनने में आ जाता है कि पेपर लीक हो गया। अभी सुनने में आया कि इधर ही कुर्मांचल में कन्नौज में एक युवा ने अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर लिया। आज किसानों पे कर्जा है, उसका कोई माफ नहीं किया गया, गन्ने का भुगतान नहीं किया गया। तो इस बार ये चुनाव जो है एक समुद्र मंथन हुआ था पहले, उसकी तरह इस बार ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। अगर संविधान बचेगा तभी हमारा और आपका अधिकार बचेगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो आपका और हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा और अगली बार कोई वोट भी नहीं डाला जाएगा। ये सरकार ने इतना परेशान कर दिया है कि आप आज भी हमारे उत्तराखंड प्रदेश में बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता है। ये सबसे ज़्यादा इन्होंने भेदभाव चलाया है। यहाँ का आदमी उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकता है और ये लोग अगर इस बार इनकी सरकार आ गई तो उत्तराखंड में ये कानून वो भी लागू कर देंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हरियाणा के या अन्य प्रदेशों से जो वहाँ काम करने आते हैं उन पे नौकरी पे भी पाबंद लगा दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर अपील करता हूँ कि सभी लोग समाजवादी पार्टी का सहयोग करें। अच्छे से बोलवा दो, 1 मिनट।
देरी ना रे भैया। समाजवादी पार्टी के जिला युवा अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी। इस विधानसभा जहूराबाद में सूरत पाली में आज की मीटिंग की अध्यक्षता करें आदरणीय अध्यक्ष जी। हम लोगों के बीच में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री काशीनाथ यादव जी, हरेंद्र भैया, जितने लोग यहाँ सम्मानित उपस्थित हैं, मैं सभी का अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, हम लोगों के बीच में माननीय मंत्री जी हैं, मुझे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, मैं सीधे दो बात ही कहना चाहता हूँ। यह वोट क्यों बदलना है, इस सरकार को क्यों बदलना है, निश्चित तौर पे सोचने का विषय हो गया है कि हमें सरकार किस बात पे बदलनी है। तो हमें सरकार इस बात पे बदलनी है कि बाबा साहब का संविधान बचाना है। हमें सरकार इस बात पे बदलनी है कि नौजवानों को नौकरी चाहिए। तो मैं सीधे अपील करता हूं कि बाबा साहब का संविधान और देश का जो लोकतंत्र खतरे में है उसको इस बार बचाया जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय समाज। खड़ा समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सचिव आदरणीय रमेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हमारे राम प्रकाश जी मंत्री जी, आदरणीय हमारे एमएलसी काशीनाथ यादव जी, हरेंद्र जी प्रधान जी, जितने लोग वकील जी, सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। भाइयों, आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, ये चुनाव 2024 का जनता लड़ रही है संविधान को बचाने के लिए। हमारा जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरह से जनता पार्टी ने शोषण किया है। अंग्रेजों ने तो जो किया आप लोग जान ही रहे हैं, उनसे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को कंगाल बना रही है। हमारी जनता एकदम ठान लिया है कि इस गवर्नमेंट को यहाँ से हटा दिया जाए, और हमारा संविधान तभी बच सकता है, हमारा आरक्षण तभी बच सकता है कि इस गवर्नमेंट को हटा करके ही, अगर ये गवर्नमेंट नहीं हटी तो हम लोगों को फिर से अब चुनाव देखने के लिए मौका न मिलेगा, न हम लोग अपना मत का प्रयोग कर पाएंगे। आज जो मोदी जी ने आज तक ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कोई न हुआ न होगा। हमारी यूपी में 80 में 80 सीट निकल रही है, और पश्चिम से हवा चलते हुए तूफान आकर के पूरब में एकदम सब बहुमत में हमारी गवर्नमेंट बन रही है। आज जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो 400 के बाद 150 पर ही अगर वो पा जाए तो ये भी मुश्किल है। ये सपना अब 400 को छोड़ करके 400 के बाद जो बचा है वो सपना देख रहे हैं। भाइयों, आप लोग से हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि एक एक वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, इंडिया गठबंधन को दे करके भारी मतों से जितावें। यही आप लोगों से हमारा अपील है। अपनी बात विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। हाँ, हम अब 2 मिनट कम बोल दें। हम लोगों के नेता वही जगह चलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के विश्वास पात्र और हम लोगों के नेता आदरणीय पूर्व मंत्री एवं वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एमएलसी साहब। स्वामीनाथ कन्नौज जी पूर्व प्रधान शुरुआत। आइए प्रधान जी, आइए।
आज भैसड़ा गांव ठीक है ना। के इस पूज्य बाबा रविदास जी के मंदिर पर और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पार्क में भैंसड़ा गांव में इस छोटी सी बैठक के एक तरीका से यह पंचायत कह सकते हैं। इसमें अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम प्रकाश मंत्री जी, युवजन सभा के जिलाध्यक्ष अक्षय यादव जी और हम लोगों के नेता हमारे भाई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव, जो हमेशा जब ज़रूरत पड़ी है कार्यकर्ताओं से लेकर के पार्टी से लेकर के ये सबकी देखभाल करते आए हैं। आदरणीय भाई रमेश पांडे जी, हरेंद्र यादव जी, रामप्रीत यादव जी, पूर्व प्रधान आदरणीय कन्नौजिया जी, हमारे मित्र दोस्त और विरहा के समय से साथी ब्रह्मदेव यादव जी, झारखंडे जी प्रधान जी, और उत्तराखंड से हमारी आपकी मदद करने के लिए आए हुए उत्तराखंड समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हरपाल जी, महासचिव जी, और इस गांव में खन्ना जी, और इस गांव में उपस्थित सभी आदरणीय गांव के बुजुर्ग लोग, क्रांतिकारी नौजवान साथियों, आपने ऐसे स्थान पर यह आज के गांव की बैठक रखा है जहां संत शिरोमणि रविदास जी से लेकर के हमको, आपको, पूरे देश को एक अंगुली पर काली स्याही की ताकत दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि आपके यह अंगुली की स्याही चाहे तो जिसको भी प्रधानमंत्री बना दे और जिसको चाहे उस कुर्सी से उतार दे। चुनाव का 7वां चरण चल रहा है। मैं भी पश्चिम से जहां जहां ड्यूटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने दिया, इंडिया गठबंधन ने दिया, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपनी लोकसभा में 5-6 दिन से आ गया हूं। हालांकि यह चुनाव जिस रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए पश्चिम से जो हवा चली, आज पूर्वांचल में आकर के तूफान का रूप ले लिया है। इसका कारण है, हालांकि राहुल गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, और भी इंडिया गठबंधन के सारे दल के नेता इस बात को बखूबी समझा रहे हैं कि आखिर क्यों जात धर्म की दीवार तोड़ करके आप इंडिया गठबंधन को वोट दें। मैं एक बात आप लोगों से, मैं आपके गांव में एक बार नहीं, इलाके में 10, 20, 50 बार बिरहा गाया हूं, और आप हमारी बिरहा के लिए एक समय था जब लाठी लेकर के सुनने जाते थे कि काशीनाथ की हम हिफाजत करेंगे। तो जब आप लोगों ने इतनी मेरी हिफाजत किया है तो मैं झूठ बोलने के लिए नहीं आपसे बात करूंगा, लेकिन जहां पर आपका हित होगा, भलाई होगी, उसके लिए जरूर हाथ जोड़ करके विनती करूंगा। मैं थोड़ा सा पहले आपको ले जाना चाहता हूं। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी इस देश में, शायद इसमें से हम और आप में से कुछ लोग होंगे जिनका जन्म अंग्रेजों के ज़माने में हुआ होगा। इतिहास में हम लोग पढ़ते थे या पढ़ते भी हैं कि इस तरीके से बोलने की और सुनने की आज़ादी उस समय नहीं थी। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह
फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। 13 वर्ष का खुदीराम बोस यह कहते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ा कि धरती माता, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और ये भी मैं जानता हूं कि मेरी फांसी हो जाने के बाद मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, फिर भी मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूं। ये जिंदगी है तुमको देने जा रहा हूं कि मेरे आने वाली पीढ़ी आज़ादी में जी करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। ऐसे ऐसे हजारों लोग, हम लोगों के पूर्वज कितने शहीद हो गए। कुछ लोगों का इतिहास में नाम है, कुछ लोगों का नहीं है। इधर के भी बहुत क्रांतिकारी थे, देश आज़ाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया। वो संविधान 1950 में लागू हुआ। संविधान में उन्होंने कानून में रखा कि भाई जाति धर्म की दीवार टूटनी चाहिए। पहली लाइन उन्होंने शुरू में लिखा कि यह भारत का संविधान समाजवादी व्यवस्था चाहता है, सब लोग बराबर रहें, सबका सम्मान हो, जात धर्म की दीवार टूटे, औरत और पुरुष का अधिकार बराबर हो। धीरे 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 आप इसी में क्रम से कुछ आगे बढ़ते, आरक्षण पाते, आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, आप लोग मेरे घर के हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है आरएसएस, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसकी स्थापना हुई। इसमें एक हेड हुए थे जिसको सरसंघचालक कहते हैं, गोलवरकर। और गोलवरकर ने इन लोगों से कहा था, ये न पंडित हैं, न छत्री हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, ये अलग संप्रदाय के लोग हैं जो आरएसएस में जाते हैं। धीरे धीरे ये संस्था इतनी बड़ी हो गई। गोलवरकर ने कहा था कि अगर भारत पर हमेशा राज्य करना चाहते हो आरएसएस वाले, तो 50% भारत, 95% भारत को कंगाल बना दो। कोई पूछे कि यह कहाँ लिखा है तो पढ़े लिखे लड़के नोट कर लेना। किताब का नाम है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, 7वें संस्करण के 40वें पेज पर मिल जाएगा। गोलवरकर ने कहा कि आरएसएस वालों, अगर भारत पर हमेशा राज्य करना चाहते हो कि तुम्हारा राज्य कभी ना खत्म हो, तो 95% भारत को कंगाल बना दो। ब्राह्मण नहीं कहा, क्षत्रिय नहीं कहा, वैश्य नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा, 95% भारत को कंगाल बना दो। पेट भरेगा तो राजनीति की बात करेंगे, पेट खाली रहेगा तो दिन भर पेट की बात करेंगे। और 5% तुम्हारे जो दलाल किस्म के लोग हों, उन्हें इतना मालूमाल कर दो कि वो 95% पर राज करें, तुम उन 5% पर राज करो। यही तो कर रहा है मोदी। वो 22 लोग हैं इस देश में, वो रमेश पांडे नहीं है, सनातन पांडे नहीं है, यहाँ का कोई पंडित नहीं है। वो 5% लोग इस देश में 22-25 लोग हैं। रेलगाड़ी उन्हीं को दे दिया, एयरपोर्ट उन्हीं को दे दिया, रेलवे स्टेशन उन्हीं को दे दिया, 3000 फैक्ट्री उन्हीं को दे दिया, तेल उन्हीं को दे दिया, गैस उन्हीं को दे दिया, बिजली उन्हीं को दे दिया, कोयला उन्हीं को दे दिया, जहाज उन्हीं को दे दिया। कहा था 15 लाख रुपया, झूठ बोला। 15 लाख रुपया हम आपके खाते में हर साल भेजेंगे। 10 साल में 1.5 करोड़ रुपया होता है। 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 रुपया नहीं भेजा। 2 करोड़ लड़कों को नौकरी देंगे हर साल, 10 करोड़ 20 करोड़ होते हैं, 2 को नहीं दिया। हवाई चप्पल पहनने वाले जहाज पर चढ़ाएंगे, खूब चढ़ रहे हैं हवाई चप्पल पहनने वाले जहाज पर। अरे ये शुक्र मनाइए आप लोग कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के किसान नहीं रहे होते, तो ये किसानी भी उन्हीं 22 लोगों को दे दिया होता, हम 300 रुपए की मजदूरी कर रहे होते। बहुत दूर तक मैं नहीं जाना चाहता, बस सिर्फ इसलिए आया हूं कि नौजवान दो भी मेरी बात को, चाहे जिस धर्म के होंगे, जात के होंगे, सुन लेंगे। तो अभी 3 दिन बहुत होता है, बाकी है। इसके कई मंत्री, कई एमपी,
यहाँ तक कि जो मेरठ से लड़ रहा था, जो रामायण सीरियल में राम बना था, अरुण गोविल, पत्रकारों ने पूछा 400 सीट क्यों मांग रहे हो, तो 272 पर ही तेरी सरकार बन जाएगी। उसने कहा अंदरूनी बात बता रहे हैं, संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, 400 चाहिए, इसलिए 400 मांग रहे हैं कि आरएसएस का भीतरी एजेंडा है कि 400 पा करके भारत का संविधान बदल करके पुरानी मनुस्मृति लागू कर दी जाए, सारे आरक्षण खत्म कर दिए जाएं, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए। आज भी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत में विकास इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस की सरकार थी। गुरुजी, 2014 से पहले तो कांग्रेस की थी और 2024 में भी कांग्रेस से दोषी है, तो क्या 2014 से 2024 तक जनता ने इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ कपड़े बदलने के लिए चुना था क्या, कि आप दिन रात कपड़े बदलिएगा? ये रिकॉर्ड में आया है गुरुजी कि पूरी दुनिया के अंदर कोई औरत नहीं है जिसके श्रृंगार पर इतना पैसा लगा हो जितना 10 वर्ष में मोदी जी के श्रृंगार करने में लगा है। 23,000 करोड़ विज्ञापनों को दे दिया, 4 लाख रुपए प्रति घंटे 7 वर्ष के रिकॉर्ड में होते हैं, वो आपका पैसा था। 16 लाख करोड़ उन 22 लोगों का कर्जा माफ कर दिया, सब तो दे ही दिया, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपया, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी जेल में बंद कर देंगे, सब सही बोल रहा हूं। 16 लाख करोड़ रुपया उनका कर्जा माफ कर दिया 22 लोगों का, लेकिन 1,50,000 रुपया हमारे किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। वो किसके पैसे को लेकर माफ किया? जो आप जीएसटी देते हैं, जो आप टैक्स देते हैं, जो आप मालगुजारी देते हैं, ये खजाना आपका है। लेकिन कभी किसान शब्द, गरीब शब्द इसके मुंह से नहीं निकला। बेरोजगारी आसमान पर पहुंचा दिया। ऐसे समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे आए थे, परसों बलिया में, कल थे गाजीपुर में, सबको आगाह करके गए। और हमें खुशी इस बात की है कि आज लोग समझ रहे हैं कि संविधान ही नहीं रहेगा जब हमारे पास ताकत ही नहीं रहेगी। आज तो एक वोट की ताकत है तो देश आ रहा है आपको पूछने के लिए, आपकी बात करने के लिए, भले बहका करके ले ले वोट और काम न करे, आ तो रहा है, कल कौन पूछेगा? तो भगत सिंह राजगुरु अगर हमारे लिए शहीद हुए, हम अपनी पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं आने वालों के लिए? हमारी और आपकी तो कट गई, लेकिन सामने एक लंबी फौज खड़ी है आने वाली पीढ़ी की, क्या जवाब देंगे? कन्या विद्याधन अगर अखिलेश की सरकार होती, चाहे जिस जात धर्म के आप हों, वो कन्या विद्याधन 1 लाख रुपया हो गया होता, लड़की की पढ़ाई हो गई होती। 10 लाख रुपए तक उन्होंने दवाई फ्री कर दिया था, एक्सप्रेसवे दिया, लैपटॉप दिया, क्या क्या नहीं दिया। खैर 1 मिनट में एक्सीडेंट हुआ और सारे कानून ध्वस्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं 22 लोगों का करना शुरू कर दिया। केवल हिंदू और मुसलमान में झगड़ा लगा करके नंबर 1 पर इस अच्छे दिन आएंगे। 500 रुपया लीटर तेल होगा, 2000 रुपया गैस होगी, जीएसटी लगती है, हीरा खरीदने वालों को 3%, कॉपी किताब पर 28%, आप कुछ खरीदने जाएंगे कपड़ा गंजी 28%, और जो महंगा बड़ा व्यापारी खरीदता है उसको 3% लगती है। ये बड़े लोगों की है और बड़े लोगों में यहाँ कोई नहीं है। आज हमें खुशी है कि संविधान बचाने के नाम पर सारे जात धर्म की दीवार टूट चुकी है, सारे दल की दीवार टूट चुकी है, और लोग कह रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री की लड़ाई आएगी, देखा जाएगा। आज भारत देश की लड़ाई है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब इतनी बड़ी ताकत दिया है, और उसी के वजह से हम बोल भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप एमएलए भी हो रहे हैं, आप आईएएस भी हो रहे हैं, आईपीएस भी हो रहे हैं, छोटी बड़ी नौकरी में जा रहे हैं। ये संविधान ही खत्म हो जाएगा तो फिर 22 लोगों के हाथ में यह देश चला जाएगा। आज सारे लोग
यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी के भी लोग संविधान बचाने, वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हराने जा रहा है। एक एक वोट जात धर्म की दीवार तोड़ करके सारे लोग वोट दे रहे हैं। 3 दिन का समय है। मैं आपसे हाथ जोड़ने के लिए आया हूं कि संविधान चला जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आने वाली पीढ़ी हमसे आपसे सवाल पूछेगी कि क्यों भाई साहब, क्यों दादाजी 500 रुपये में 5 वर्ष के लिए आपने वोट बेच दिया, हमारी तकदीर बेच दिया। 500 रुपये में अगर 5 वर्ष के लिए आप वोट बेच देते हैं, 34 पैसा रोज पड़ता है। चलिए 2000 में एक वोट बेच देते हैं, 1 रुपया 8 नया पैसा रोज होता है। आज 2 रुपये का सिक्का एक भिखारी भी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम कितने गए गुजरे हैं कि जात धर्म की दीवार के नाम पर और पैसे पर 1 रुपये 8 नए पैसे पर अपने बच्चों की तकदीर बेचने जा रहे हैं। संविधान खत्म होने जा रहा है। हाथ जोड़ने के लिए आया हूं, इस बार संविधान बचा लीजिए। आपस के झगड़े भी दूर हो जाएं। झगड़ा अपने ही गांव से होगा, अपने ही घर से होगा। भाई भाई में महाभारत केवल कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र केवल दिल्ली के इर्द गिर्द है, लेकिन ये जो महाभारत है, ये 30 राज्यों का, ये महाभारत से बड़ा महाभारत होने जा रहा है और हक हिस्से की लड़ाई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जिसकी जित क्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हम लेंगे, और लेंगे तभी जब ये संविधान बचेगा, ये लोकतंत्र बचेगा, तभी आरक्षण बचेगा, तभी आपका मान सम्मान बचेगा। 1 लाख वर्ष की जलालत की जिंदगी से 1 दिन के सम्मान की जिंदगी बेहतर होती है। हमारे आपके पास धन दौलत ना हो, ईमान तो है, सम्मान तो है, और इसे बरकरार रखने के लिए हमारे आपके लिए कितनी लड़ाइयां लड़े। पूजनीय रविदास जी आखिर यथार्थवादी लोगों ने इन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज की सभा लंदन में 1932 में थी, और जब जाने को तैयार हुए कि उनका बड़ा बेटा मर गया, 3 घंटे पहले मर गया। ऐसा भी अपशगुन। उनके भाई ने आके कहा कि झोला उठा के कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा लंदन जा रहा हूँ, गोलमेज सभा है, अंग्रेजों ने बुलाया है। अरे भाई, सामने बेटे की लाश है। कहा कि भाई, अपने भाई से कि इस बेटे को तुम संभाल लेना, लाश को, मैं जा रहा हूं। अगर मैं नहीं गया तो आज तो मेरा एक बेटा मरा है, लेकिन अगर लंदन गोलमेज सभा में नहीं गया तो मेरे हिंदुस्तान के करोड़ों बेटे मर जाएंगे, करोड़ों बेटे मर जाएंगे। और जाकर के उन्होंने हमारे लोगों की वकालत किया। अंग्रेज मान गए। बाद में बताएंगे, हमारी बिरहा को सुनेंगे तो उसमें है साइमन कमीशन को भेजा। साइमन कमीशन मैंने पता करो कौन यहाँ बड़े हैं, कौन यहाँ छोटे हैं, छोड़िए घंटों लग जाएगा। और बाबा साहब ने कहा था कि मैंने लंदन जाकर के अंग्रेजों को तो समझा लिया, कष्ट है कि मेरे ही संविधान से अच्छी अच्छी नौकरी पाने वाले लोगों को अभी तक मैं नहीं समझा पाया। इस बात का मुझे बहुत कष्ट है। जिसने अपने बेटे तक को न देखा हो, हमें देखा हो, और एक नहीं, 1 वर्ष के थे माँ मर गई, 2 वर्ष के थे बड़े पिता मर गए, धीरे धीरे सारे लोग मर गए, लेकिन उन्होंने हमारे और आपकी चिंता किया। और उन्होंने मरते वक्त में अपने खाना बनाने वाले चित्तू से कहा था, जब कराह रहे थे, सुनो चित्तू, उसने कहा बाबा साहब लगता है कि आप चले जाएंगे। कहे कि चले तो जाएंगे, लेकिन एक बात मेरी भारत वालों से कह देना। कहा कहिए, कह देना। उन्होंने कहा कि एक बात कह देना कि बड़ी मेहनत से बहुत अपने इच्छा की कुर्बानियों को दे करके मैं इस कारवां को यहाँ तक ले आया हूँ। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आने वाले मेरे भारत के लोगों से कह देना कि इस कारवां को थोड़ा आगे बढ़ा देना।
और अगर ना बढ़ा सकें तो कह देना कि पीछे भी मत ले जाना, यहीं पर छोड़ देना, ये पीछे मत ले जाना। मेरे भाइयों, वक्त यह आ गया है कि हम न ले जा सके तो कम से कम यहां तो संविधान बच जाए, ताकि कल ले जाने की गुंजाइश भी रहे। आरएसएस वालों ने मदन मोहन मालवीय से पूछा था कि गोलवरकर से शास्त्रार्थ करा दीजिए अंबेडकर का। मदन मोहन मालवीय ने कहा चुप रहो, इस हिंदुस्तान के सारे आरएसएस के ज्ञान को एक जगह कर दिया जाए तो उस ज्ञान से 1000 गुना अकेले अंबेडकर का ज्ञान बड़ा है। उससे कभी बहस करने की हिम्मत मत करना। आज वही स्थिति आप लोगों ने पैदा कर दिया है। ये बलिया लोकसभा में है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले आया था परसों, और गुरुजी इस बलिया लोकसभा में मोदी भी आ रहे हैं, जोगी भी आए हैं, मोहन भी आ गए, चिराग पासवान भी आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी जा रहे हैं, यहाँ तक कि नड्डा भी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी भी आ रही हैं, सब आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों की हिम्मत के लिए हम बहुत दाद देते हैं, बधाई देते हैं कि इन सारे लोगों की भीड़ को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो जो परसों आपने भीड़ कर दिया था अखिलेश यादव में, उससे कई हजार गुना अधिक है। जिस तरीके का भीड़ का रिकॉर्ड टूट रहा है संविधान बचाने के नाम पर, कहीं बलिया न पीछे रह जाए। सरकार तो बन गई है इंडिया गवर्नमेंट की, क्योंकि अनाप शनाप प्रधानमंत्री जी बोलना शुरू कर दिए हैं। एक जगह बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले मुजरा कर रहे हैं, का तो मंगलसूत्र में लेके चले जाएंगे। अरे भाई, पागल आदमी ऐसा बोलता है। प्रधानमंत्री की भाषा को जरा और प्रधानमंत्रियों से सीखिए। इतनी छोटी भाषा का आप प्रयोग करेंगे, गाली गलौज पर उतर जाएंगे, इस दुनिया के लोग क्या कहेंगे। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, कुछ ना हुई तो बेजान करी दूसरा आदमी, या पीटे लगी दूसरा के अपन खीस उतारे खातिर। तो बहुत देर तक नहीं बोलेंगे। ये हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है, हमारे लोग हैं। हमारे लिए आप लोगों ने हमको हिफाजत करने का काम उस वक्त में किया है जब मैं संविधान लागू करने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। आज से 34 वर्ष पहले ये बात किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, आज कोई बोल लेगा। उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी, और हिफाजत आप लोगों ने मेरी किया, जिस संविधान की बात किया। तो 34 साल पहले संविधान के लिए मेरी हिफाजत आपने किया। आज संविधान खतरे में है। हम सब लोग मिलकर के संविधान को बचाने के लिए एक वोट इंडिया गठबंधन को, सनातन पांडे जी को वोट दे करके ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाए। इसीलिए कि 3 दिन अब आप बैठिए मत, आप में शक्ति है। जो वोट नहीं मिल रहा है सारे लोग जा करके कह दें कि अरे भैया कल मुख्यमंत्री की लड़ाई होगी, जो करना। आज देश में संविधान बचाने की लड़ाई है, इसको बचा लो तभी तो, वरना कहीं फेल कर गए तो नोट कर लीजिएगा। अगर 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन गई तो फिर हम और आप और हमारी आने वाली पीढ़ी वोट देने के लिए तरस जाएगी। इसलिए एक वोट इंडिया गठबंधन को, पांडे जी को साइकिल निशान पर दीजिए। बहुत बहुत प्रणाम आपका।